हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, हमारा जो ये वीडियो है आज का, वो आपके बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस करनी है, इससे संबंधित और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, इन सभी जानकारियों से संबंधित ये वीडियो है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, आपकी जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी डेट है वो पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुई है, उसके बारे में अभी कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पर फिर भी आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप पहले से ही उनको तैयार रखेंगे और पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को समझ लेंगे तो आपको आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखिए, जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। इसमें स्टेप फर्स्ट रहेगा आपका पंजीयन का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा। इसमें आपको दिए गए मतलब आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आवेदन पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना पंजीयन करवाना पड़ेगा। पंजीयन कराने के प्रोसेस में आपको जो भी उसमें दी गई जानकारियां हैं उन प्रविष्टियों को पूरी तरीके से फिल करना रहेगा और उनको कंफर्म करना रहेगा कि जो जो आपने प्रविष्टियां इसमें भरी हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी तरीके से सही है। और जब ये सारी जानकारी आप इसको बिल्कुल कंफर्म कर देंगे कि भरी हुई जानकारियां सही है, तो उसको ओके करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको मतलब संभाल के रखना है, उसको डिलीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वही ओटीपी जो है वो आपके लिए पासवर्ड का काम करेगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस फर्स्ट रहेगी इसमें आपको उसके लिए सबसे पहले जो प्रविष्टियां दी रहेंगी आवेदन पत्र पे उनको भरना है और जहाँ पर स्टार साइन रहेगा उनको प्रॉपरली उनको मतलब उन प्रविष्टियों को भरना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसमें आप इसके लिए श्योर हो जाइए कि वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से सही है। उसके बाद आपको सारी जो डिटेल्स हैं भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है फॉर्म को। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो आपका पंजीकृत जो मोबाइल नंबर आप भरते हैं फॉर्म में उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखिए आगे है कि सफलतापूर्वक पंजीयन कराने के साथ ही आपको कंप्यूटर जनित एक 11 नंबर का पंजीयन संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सावधानी पूर्वक लिख लें एवं इस पृष्ठ का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि पंजीयन संख्या के आधार पर ही आगे की क्रिया संपादित होगी। मतलब आपको जैसे ही आप आवेदन पत्र जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, जब आप पंजीयन करवाएंगे तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे 11 नंबर का ओटीपी आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे प्राप्त होगा। ये नंबर आपको बिल्कुल संभाल कर रखना है और ये जो पंजीकरण आप कराएंगे उसका एक प्रिंट आउट आपको अपने पास संभाल कर रखना है। ठीक है, और कोई भी फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं उसका किसी भी तरह के आवेदन पत्र की कोई भी प्रति आपको आपकी यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करनी है। बस वो फॉर्म आपको जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं उनके प्रिंट आउट जो है वो आपको अपने पास संभाल के रखने हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा, पंजीयन तो हो गया, अब सेकंड जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा आवेदन पत्र को पूरी तरीके से भरना। फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ अपना पंजीयन करवाएंगे कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है और आपने इनरोल कर लिया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आपका सेकंड जो आपका आवेदन पत्र को भरने की जो प्रोसेस रहेगी, इसमें आपको पूरा आपका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारियां आपको फिल करनी रहेगी और आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें भर रहे हैं वो एकदम सटीक हो, सही हो। जो भी आप डेट ऑफ बर्थ भरते हैं वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर आप जो भी आपका वेटेज के जो कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जनरल, जो भी आपका कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे संबंधित जो भी जानकारियां आप भर रहे हैं वो पूरी बहुत सावधानी से भरनी है और पूरी तरीके से श्योर होके ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, देखिए अब जो आपकी सेकंड प्रोसेस रहेगी फॉर्म सबमिशन की, उसमें आपको
जो जो भी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, देखिए आप सभी जानते हैं कि अपना क्या रहेगा, या आपका नाम रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा, माता का नाम रहेगा, इसके साथ साथ आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर रहेगा, आपकी एक मतलब वेरीफाइड ईमेल आईडी आपको उसमें भरनी रहेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी रहेगी, आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भरनी रहेगी। इस तरीके से फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें आपकी कैटेगरी होगी, आप मूल निवासी कहाँ के हैं, इस तरह की सारी प्रविष्टियों को आपको पूरी तरीके से सावधानी से भरना है। और एकदम श्योर होने के बाद आपको एक बार पूरा फॉर्म दोबारा चेक करना है और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करना है। जो फॉर्म फिलिंग का जो थर्ड स्टेप रहेगा, उसमें क्या रहेगा, आपका फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने पंजीकरण करा लिया, सेकंड स्टेप में आपने सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म में फिल कर लिया, और जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका भुगतान वाला स्टेप रहेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, फॉर्म की जो भी आपकी फ़ी बनती है वो आपको सबमिट करनी है, और ये जो भुगतान है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी बैंक इसके लिए निर्धारित किया गया है उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्म की जो फीस है वो हमारे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जितने भी स्टूडेंट ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए फॉर्म की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये। ठीक है, और जो अपने SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 750 रुपये रहेगी। ठीक है, और अगर आप नियत तिथि पे ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनको 1500 रुपये और SC ST वालों को 750 रुपये भरना रहेगा। पर अगर आप किसी कारण से लेट हो जाते हैं, है ना, फॉर्म फिलिंग, जैसे आपने पंजीकरण तो करवा लिया पर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए, ठीक है, और आप लेट हो गए, तो फिर आपको पेनल्टी के साथ ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और इसमें पेनल्टी की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी आपकी 500 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से विद पेनल्टी अगर कोई लेट हो जाता है तो जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं, कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको 2000 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। क्यों? 1500 प्लस 500 फाइन। ठीक है, और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फ़ी क्या हो जाएगी, विद पेनल्टी 1000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो और देखिए ना, मतलब इसमें क्या है कि पेनल्टी के बाद फॉर्म वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिन्होंने पंजीयन नियत तिथि पे करा लिया है ना। नियत तिथि पे अगर आपने पंजीयन करा लिया है, बस आपने फॉर्म फिल नहीं किया, तो आप इस प्रोसेस को विद पेनल्टी आगे प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने पंजीकरण ही नहीं करवाया है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका कि आपने जब भी आवेदन किया है, ठीक है, और आपने जैसे पैसों है ना, आपकी जो फीस है उसका भुगतान कर लिया है, ठीक है, पर आपका जो भुगतान है उससे रिलेटिव कि भाई भुगतान रिसीव हो चुका है, अगर उससे रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचती है तो आपको 24 आवर्स के अंतर्गत आपको ये दोबारा इंश्योर होना पड़ेगा, है ना। आपको दोबारा इंश्योरिटी करवानी पड़ेगी पेमेंट को लेकर। ना तो आपका जो किया गया पेमेंट है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि भाई आपका भुगतान हो गया है, कभी कभी क्या होता है सर्वर डाउन चलता है या कोई और इंटरनेट की जो प्रॉब्लम आ जाती है, उसके थ्रू आपका पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं हो पाता है यूनिवर्सिटी को, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इस चीज़ को इंश्योर करवाना पड़ेगा, ना तो आपका जो पेमेंट है वो रद्द हो जाएगा और आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो प्रविष्टियां हैं क्या क्या भरनी रहती हैं। जैसा कि आपको सभी पता है, जर्नल एक इन्फॉर्मेशन रहेंगी, आपका नाम रहेगा, आप किस स्कूल से पढ़े हैं वो रहेगा, इसके अलावा आपकी माता का नाम रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही भरी जाएगी। एकदम वेरीफाइड आपको आपकी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आप जो भी जेंडर है आपका मेल फीमेल वो आप बिल्कुल सावधानी से भरेंगे, है ना। सभी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपको सही से भरनी है, और एक बार फॉर्म फिल हो जाने के बाद दोबारा उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। आपको आपकी राष्ट्रीयता भरनी पड़ेगी, और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं
उनको जो भी उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि भाई इसी प्रदेश के मूल निवासी हैं तो वहाँ पे टिक करना रहेगा, और कुछ बच्चे हैं जो अदर स्टेट के हैं, उनको वो अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन रहेगी, अलग डिटेलिंग्स रहेगी, उन प्रविष्टियों को भरना रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि अब ये बात आ जाती है कि SC ST OBC के जो भी छात्र हैं जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ अनिवार्य हो जाती है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, या फिर वो अगर किसी भी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो OBC है, SC है, ST है, या EWS वाले जो छात्र हैं, उनको अपने इन कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उनको दिए जाते हैं, प्रमाणित किए गए हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करवाने पड़ेंगे। और इनकी जो भी ये जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपके, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका 1 अप्रैल 2018 के बाद का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना जो है वो मान्य नहीं होगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2018 के बाद का नहीं होना, मतलब उससे पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2017 का नहीं होना चाहिए। इतना पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र पहले का है तो प्लीज़ उसको रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आपने अगर पहले का 2017 के आसपास का अगर जाति प्रमाण पत्र स्कैन कराया तो आपकी ये कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आप इंश्योर हो जाइए कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको रिन्यू करवा लीजिए। ठीक है, और जो आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट जो भी लगाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, आपकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस में अगर आप आपका आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो वो 1 जुलाई 2020 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जाति प्रमाण पत्र क्या रहेगा अपना 2018 के बाद का होना चाहिए, और जो आय प्रमाण पत्र है वो 2020 का 1 जुलाई 2020 के बाद का होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल रिसेंट होना चाहिए। अगर आपके पास पुराने हैं ये डॉक्यूमेंट्स, है ना, जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो प्लीज़ इनको रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको, ताकि आवेदन करते समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी दृष्टिबाधित या विकलांग या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो भी दिव्यांग लोग हैं, उनका जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं, उनकी मतलब डिसेबिलिटी के जो भी परसेंटेज के अनुसार उनका जो भी प्रमाण पत्र बनता है, प्लीज़ वो भी रिसेंट होना चाहिए आपका, उनको रिन्यू करवा लीजिए। और फॉर्म सबमिशन के टाइम पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ घर पे भूल आए फिर आपकी प्रोसेसिंग रुक जाए। ठीक है ना, आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए अभी से आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके एक फोल्डर बना लीजिए और आराम से आवेदन कीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो आपकी वैवाहिक स्थिति है वो आपको फॉर्म में फिल करनी रहेगी। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, कोई विडो है, कोई डाइवोर्स्ड है, कोई सेपरेट है, तो इस तरह की जो भी प्रविष्टियां हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक और एकदम सटीक भरिए आप। ठीक है, इसके अलावा आपको पत्र व्यवहार का अपना पूरा पता देना है, जो एकदम आपका वेरीफाइड पता होना चाहिए, पिन कोड के साथ होना चाहिए, और है ना, ये आप बिल्कुल इंश्योर हो जाइए इस चीज़ के लिए कि आपका जो भी पत्र व्यवहार का पता रहेगा उसमें पिन कोड होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको आपके फ़ोटो ले जाना है ना, फ़ोटो आपका स्कैन होकर अपलोड होगा। फ़ोटो एकदम रिसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं आप 3-4 साल पुराना फ़ोटो ले जा रहे हैं, नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप खिंचवा लीजिए फ़ोटो, है ना, रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए। आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी स्कैन होके अपलोड होंगे। सिग्नेचर आप बिल्कुल एक लिमिट के छोटे से, है ना, जितना आप शॉर्ट में आप कर सको इन चीज़ों को उतना करना चाहिए। ज़्यादा लंबे चौड़े हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि इसका एक निश्चित क्राइटेरिया रहता है कि आपको सिर्फ 50 KB तक के ही JPG फॉर्मेट में आपके ये सारे जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको आपके हाई स्कूल का विवरण देना है ना। आपकी जो 10th लेवल पे जो भी आपकी मार्क्स हैं वो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरने हैं। परसेंटेज भी के भी उसमें ब्लॉक रहते हैं, पर जैसे ही आप आपके ऑब्टेन मार्क्स को इसमें फिल करते हैं तो परसेंटेज अपने आप ले लिया जाता है। इसके अलावा आपको इंटरमीडिएट परीक्षा का भी विवरण भरना रहेगा। स्नातक परीक्षा का विवरण आपको पूरी तरीके से भरना रहेगा। इसमें पूर्णांक और प्राप्तांक आपको भरने रहेंगे। इसके अलावा आप परा स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन
का भी आपको विवरण इसमें फिल करना रहेगा। पर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो विवरण है वो तभी फिल होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो प्लीज इसको फिल ना ही कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में, मतलब जिनका अंतिम वर्ष चल रहा है ग्रेजुएशन का, वो जो हैं वो अपनी उसमें आपका क्या कॉलम दिया रहेगा आपका कि जैसे कि आपके स्नातक में आपका रोल नंबर वगैरह, इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस रहते हैं, प्राप्तांक और पूर्णांक रहते हैं। तो जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जो अभी एग्जाम देंगे, उनको सिर्फ उनका रोल नंबर तो आया नहीं होगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आए होंगे उसके बाद ही तो आपको रोल नंबर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो आवश्यक ब्लॉक दिया है उसको सावधानी पूर्वक भरिएगा और अपनी सारी जानकारियां जो आप उसमें फिल कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से चेक करके पूरी तरीके से आप जब श्योर हो जाए कि जो आपने जानकारियां भरी है वो बिल्कुल सही हैं, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करके पेमेंट कीजिएगा। अब देखिए इसमें जो वेटेज आप क्लेम करेंगे, तो जो भी वेटेज आप क्लेम करते हैं उससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उसके मानकीकृत प्रमाण पत्रों को ले जाना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सब स्कैन होके अपलोड होते हैं। और आप बिल्कुल जो भी एक बार फिर दोबारा लास्ट में अपना, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आवेदन पत्र को भरने के बाद एक बार दोबारा उसको अच्छे से चेक करके ही सबमिट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार भी अगर आपने गलती कर दी तो दोबारा से वो आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और काउंसलिंग के लिए या फिर परीक्षा केंद्र के लिए जो भी आप सेंटर चूज करते हैं उनको बड़ी सावधानी से भरिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने जो सेंटर चूज कर लिया है तो उसको आप दोबारा बदल नहीं सकते हैं। आप किसी भी तरह का आवेदन पत्र देकर उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे उसके बाद पूरे फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। वो निकाला ही जाता है और उसको अच्छे से आपको संभाल कर रखना है, ताकि वो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो काउंसलिंग के समय ये सारे डॉक्यूमेंटेशन दोबारा काम आएंगे। तो आई होप आपको सभी जानकारियां पूरी तरीके से मिल गई होंगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस के लिए चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। और हमारे इस चैनल पर सिर्फ हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से जुड़े हुए वीडियोस तो देते ही हैं, इसके साथ साथ हमारी सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास और शाम को 4 बजे आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो जनरल साइंस पूछी जाती है, इस और भी जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रैक्टिस सेशन आपके चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है गाइस। तो आज इतना ही, मिलते हैं अब शाम को 4 बजे वाली क्लास में, जो कि आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लास रहेगी। उसका आज आपका 4th पार्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम को। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।